हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सारे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, नीट सीरीज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपको एक पैटर्न पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं नीट के एग्जाम में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉर अ कॉइल हैविंग L इक्वल्स टू 2 मिली हेनरी, L यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस, करंट फ्लोज थ्रू इट इज I इक्वल्स टू T स्क्वायर into e to the power minus t, then the time at which EMF becomes 0 will be। ओके, देखो अब क्या किया जा रहा है कि करंट हमें दिया गया है, दैट इज t स्क्वायर e to the power minus t। अब EMF क्या होती है? EMF इक्वल्स टू माइनस d फाई dt, ये लिखते हैं। EMF इक्वल्स टू माइनस d फाई dt। अब फाई को हम कैसे लिखेंगे? फाई को सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म्स में Li लिखते हैं। ओके, सो L तो हमारा कांस्टेंट है, तो L को कांस्टेंट निकाल के माइनस di dt लिखेंगे। ओके, अगर मैं मैग्नीट्यूड कंसीडर करूं, EMF इक्वल्स टू L di dt। अब करंट का हमारे पास टाइम के साथ वेरिएशन दिया गया है, सो L d t स्क्वायर e टू द पावर माइनस t ऑफ dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे? यूवी फॉर्म में है, तो L को हमने पहले निकाल लिया बाहर, है ना। अब देखो, U को रख के V का डिफरेंशिएशन, V को रख के U का डिफरेंशिएशन। ओके, तो सिंपली हमारे पास इसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे। देखो, U हमारा ये टर्म हो रहा है, V हमारा ये टर्म हो रहा है, तो हमारे पास आएगा 2t e टू द पावर माइनस t माइनस t स्क्वायर e टू द पावर माइनस टी। ओके, ये हो जा रहा है हमारे पास डिफरेंशिएशन। ये क्या है? EMF। अब पूछा जा रहा है द टाइम एट विच EMF बिकम 0। EMF 0 कब हो सकती है? EMF 0 कब हो सकती है? जब di dt 0 होगी, या फिर EMF को अगर मैं 0 पुट करूं, दैट मीन्स L इंटू 2t e टू द पावर माइनस टी माइनस टी स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस टी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है? 2t e टू द पावर माइनस टी माइनस टी स्क्वायर e टू द पावर माइनस टी इक्वल्स टू 0 हो रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? e टू द पावर माइनस टी को अगर मैं कॉमन ले लूँ और t को कॉमन ले लूँ, t इंटू e टू द पावर माइनस टी को कॉमन लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ पे बचा मेरा 2 माइनस t इक्वल्स टू 0। अब t अगर मैं ये वाले टर्म को 0 करता हूं, तो t e टू द पावर माइनस टी इक्वल्स टू 0, यानी कि e टू द पावर माइनस टी इक्वल्स टू 0 हो रहा है। या एक वैल्यू आ सकती है हमारी, t की वैल्यू जो आएगी वो हो सकती है, वो इंफिनिटी के बराबर भी नहीं हो सकती, ना ही t की वैल्यू 0 हो सकती, क्योंकि ये टाइम है। ओके, तो ना 0 होगी ना इंफिनिटी होगी, तो होगी क्या? तो ये वाला टर्म हमारा इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 2 माइनस टी को हम 0 नहीं कर सकते, मतलब 2 माइनस टी को हम इधर नहीं भेज सकते। ओके, सो 2 माइनस टी इक्वल्स टू 0, ये वाला टर्म हमको इस तरफ भेजे, तो t इक्वल्स टू कितनी आ रही है? t इक्वल्स टू आ रही 2 सेकेंड, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में EMF की वैल्यू जो है वो 0 होगी। ओके, समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा फाई एट टाइम डेल्टा टी। द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q that passes any point in the circuit during the time delta t is represented by। ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, एक्चुअली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन का कंसेप्ट हमारे PYQ के एक क्वेश्चन में यूज हुआ था, तो उसे मैं बता रहा हूं। तो पहले हम समझेंगे क्या कि करंट क्या होती है? EMF बाय रेजिस्टेंस और वोल्ट बाय रेजिस्टेंस। इस केस में हम EMF लिख रहे हैं। EMF क्या है? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी।
ठीक है, डेल्टा फाई मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू सामने है 1/r, ये हमारी करंट है। करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/r डेल्टा क्यू डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा फाई डेल्टा टी। ठीक है, ये हमें मिल गया। डेल्टा टी विल कैंसिल आउट, तो डेल्टा टी जो चार्ज होगी वो डेल्टा फाई बाई आर लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई आर, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। रिलेशन मिल गया हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a closed loop shown in the figure and EMF V volt, ठीक है, EMF कितनी दी गई है, V volt is induced in the loop. The work done in taking a charge Q coulomb once along the loop is, work done taking a charge, जहां पे EMF V है, कितनी होती है वर्क डन। सिंपली देखो, अगर मैं चार्ज Q की बात करूं तो Q क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय वोल्ट, यही तो होती है ना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू वी, राइट। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इस तरह के कंसेप्ट को पढ़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू वी हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जहां पे वर्क डन कितना होगा अगर चार्ज अगर ईएमएफ वी इंड्यूस्ड हुआ और चार्ज क्यू को ले जाने में, क्यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय वोल्ट और W इक्वल्स टू क्यू वी, राइट, वर्क डन बाय EMF और W इक्वल्स टू क्यू वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 2 coils of self inductance 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with the other coil. The mutual inductance between these coils is, मतलब एक coil है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी दी गई है, 2 मिली हेनरी। ठीक है, दूसरी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस दी गई है 8 मिली हेनरी। ठीक है, इसको इतने पास रखा गया है कि इन दोनों में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी नजर आ रही है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन ये था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ L1 L2। ठीक है, अब L1 कितनी दी गई है, 2 मिली हेनरी एंड L2 कितनी दी गई है, 8 मिली हेनरी, यानी कि रूट अंडर 16, दैट मीन्स 4 मिली हेनरी विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस। नीट के लिए ये नीट के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है 4 मिली हेनरी का। देखो बहुत लोगों में कंफ्यूजन, बहुत जगह बहुत बच्चों को मैं देखा हूँ वो क्या करते हैं, ये L1 L2 की जगह सिंपली L स्क्वायर कर देते। ऐसा नहीं है, अगर दोनों की सेल्फ इंडक्टेंस सेम है तब आप L स्क्वायर कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये भी नीट के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर is placed on a uniform magnetic field of induction 1/pi Weber per meter square in such a way that its axis makes an angle of 60 degree with the vector B. The magnetic flux linked with the disk is. सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सर्कुलर डिस्क है, इसको इस तरह से लिखा गया है कि ये 60 डिग्री के एंगल बना रही है, राइट, मैग्नेटिक एक्सिस के साथ, और सॉरी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो हमें क्या निकालना है, हमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स होती है B.A, यानी कि BA cos थीटा, थीटा यहाँ पे दी गई है 60 डिग्री, तो सिंपली हम लिखेंगे phi इक्वल्स टू BA cos 60 डिग्री। ठीक है, B क्या है, 1/pi है। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगी, सर्कुलर डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, cos 60 डिग्री, बस वैल्यूज पुट कर दो, 1/pi, पाई आर की वैल्यू 0.2 की स्क्वायर हो जाएगी, cos 60 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2, सो पाई विल कैंसिल आउट 0.04 और यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो 0.02 वेबर विल बी द करेक्ट आंसर। वेबर होती है फ्लक्स की यूनिट, 0.02 वेबर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गई बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 500 टर्न्स, okay, when a current of 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10 to the power minus 3. Okay, now minus 3 Weber. The self inductance of the solenoid is, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड पूछा है। तो हमें पता क्या है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का जो, और सेल्फ इंडक्टेंस और फ्लक्स का जो रिलेशन है उसको देखते हैं। फाई इक्वल्स टू होती है एल आई, ठीक है, फाई इक्वल्स टू क्या हो जाती है एल आई। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे एन फाई इक्वल्स टू एल आई। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ओके, तो फाई इक्वल्स टू, सॉरी हमें निकालनी क्या है सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है ना। सो वी विल कैलकुलेट एल इक्वल्स टू एन फाई बाई आई। सो एन कितनी दी गई है 500 टर्न्स, फाई कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और करंट कितनी दी गई है, करंट 2 एम्पियर। ओके 2 एम्पियर 2, सो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे आ गया 1000 एंड 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर माइनस 3, तो यानी 1 हेनरी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 हेनरी ऑप्शन ए में है हमारा, 1 हेनरी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच इसमें रहेगा क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन बेसिक डिफरेंशिएशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या है, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप placed in a uniform magnetic field of 0.04 Tesla with its plane perpendicular to the magnetic field, the radius of the perpendicular to the magnetic field of the radius of the loop starts shrinking at 2 millimeter per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter will be, ठीक है। तो एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है जिसकी प्लेन को, ये सर्कुलर लूप की प्लेन को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है। अब ये क्या हो रही है, ये जो लूप है ये 2 मिलीमीटर पर सेकेंड की रेट से इसकी रेडियस जो है घटते जा रही है, घटते जा रही है। तो घट रही है इसका मतलब क्या, एरिया भी कम होता जा रहा है ना, एरिया भी कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट नहीं है, हमारा एरिया कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अब ईएमएफ की। ईएमएफ होती है माइनस डी फाई डी टी, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स लिखा हुआ नहीं है यानी कि n इक्वल्स टू 1 है। सो एन डी फाई बाई डी टी जो होती है उसे मैं सिंपली माइनस डी फाई डी टी लिखा हूं। ओके, अब देखो फाई क्या है, हमारा फ्लक्स है। सो फाई होती क्या है एक्चुअली, अब देखो फाई क्या होती है, फाई होती है बी डॉट ए यानी कि बी ए कॉस थीटा। अब देखो प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो प्लेन है हमारी, जो डिस्क की या लूप की जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एरिया वेक्टर किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। इस सर्कुलर लूप की एरिया वेक्टर इस तरफ होगी, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 0 डिग्री। सो बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। सो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे बी ए। सो अब हम कैसे लिख सकते हैं, ईएमएफ को इक्वल्स टू, और सिंपली आप इधर से लिख दो माइनस डी डी टी ऑफ बी ए। ओके, सो फाई ये ईएमएफ क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ बी ए। ओके, अब देखो यहां पे बी तो हमारा कांस्टेंट 0.04 टेस्ला दी गई है, एरिया हमारा कांस्टेंट नहीं है। तो एरिया का हमारा क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रही है, रेडियस हमारी चेंज हो रही है। तो उसी तरह से अगर मैं डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखूं, सो बी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, डी फाई फाई, अब एरिया डी ए डी टी। एरिया को कैसे लिख सकता हूं मैं, एरिया को मैं लिख सकता हूं डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। बस सिंपल है, पाई आर स्क्वायर किसकी, सर्कुलर लूप है इसलिए पाई आर स्क्वायर। अब चेंज किसका हो रहा है, देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करूं तो थोड़ा सा क्या पूरा ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। सो माइनस बी, पाई हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब डी आर स्क्वायर डी टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2r डी आर डी टी, ठीक है। यही तो डिफरेंशिएशन होता है।
फाइन। अब बस कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। ये जो 2 मिलीमीटर पर सेकेंड है, ये क्या है, द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है। क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ओके, सो dr/dt की जो वैल्यू है वो क्या है, वही 2 मिलीमीटर पर सेकेंड है ना। तो यानी कि कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 टू दी पावर, अगर मैं इसे मीटर में चेंज करूं, -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो dr/dt की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, -b π.2r इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है। ओके, अब थोड़ा सा बस वैल्यूज पुट कर देने हैं। b की वैल्यू क्या है, 0.04 टेस्ला। पाई के टर्म्स में आंसर है तो पाई की वैल्यू मैं पुट नहीं करूंगा। 2 रेडियस, अब r कितनी दी गई है, r कितनी दी गई है, देखो पहले रेडियस कितनी थी, 0.2 है ना, पहले रेडियस कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे है ना रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये हमें पुट करना है। इसको मीटर में चेंज करो, 0.02, सो 0.02 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। ओके, सॉल्व करके देखेंगे तो 0.04 इंटू 0.02 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर -2, 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 16, 32 5 यानी कि 32 इंटू 10 टू दी पावर -5 आ जा रहा है। 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 आ रहा है। तो 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 का मतलब, अच्छा यहाँ पाई भी है ना, पाई भी है एक, 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट में हमारा आंसर आ गया। सो 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गई बात। इतना सा ही क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा ही मैथमेटिकल अप्रोच हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सॉरी, a rectangular, a square and a circle and an elliptical loop all in xy plane are moving out of uniform magnetic field with a constant velocity v equals to vi cap. V equals to vi cap. Okay, very good. Now the magnetic field is directed along the negative z direction. Okay, so अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ओके, तो ये प्लेन में हमारा क्या है, एक सर्कल भी है, एक रेक्टेंगल भी है, एक स्क्वायर भी है, एक इलिप्स भी है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर मैं इसे बोर्ड में शो करना चाहूं तो मैं कैसे दिखा सकता हूं कि अगर ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, स्क्वायर है, इलिप्स है, इसके अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही है। अब पूछा ये जा रहा है कि ये क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड से धीरे धीरे इसे हम बाहर निकाल रहे हैं, मतलब इसे हम पुल आउट कर रहे हैं। ओके, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दिस लूप comes out of the field region will not remain constant for। मतलब जब मैं इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहा हूं, तो मेरी कहां पे जो है फ्लक्स वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, -d phi dt। ठीक है, अब यहां से हम जानते हैं क्या, डी बी ए, देखो फिर से परपेंडिकुलर हो गया तो सिर्फ बी ए लिखेंगे, डी डी टी ऑफ बी ए, बी कांस्टेंट है तो -b da/dt। ठीक है, मतलब एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अब जिसकी एरिया कांस्टेंट होगी उसकी ईएमएफ कांस्टेंट होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अगर कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म अगर कांस्टेंट है तो ईएमएफ कांस्टेंट है। अगर ये पूरी टर्म कांस्टेंट नहीं है तो ईएमएफ कांस्टेंट
नहीं होगी। तो हमें ये देखना है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर के केस में अगर बात करूं तो सपोज करते हैं डी ए एरिया इसकी हर सेकेंड में या फिर डी ए एरिया इसकी चेंज होते जा रही है, ठीक है। अब डी ए एरिया को मैंने कांस्टेंट मान लिया है ना, ये है डी ए एरिया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर सरका देता हूं तो फिर से मुझे डी ए एरिया मिलेगा, फिर से मुझे डी ए एरिया मिलेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसकी एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमेशा ये सेम रहेगी स्क्वायर के केस में भी और रेक्टेंगल के केस में भी, स्क्वायर के केस में भी। बट अगर यही मैं सर्कल के केस में ढूंढूं तो देखो सर्कल के केस में अभी एरिया कितना हो गया, ये वाला। अब इसे थोड़ा सा और सरका दूंगा तो ये एरिया मेरा यहां पे आ जाएगा, फिर और थोड़ा सरकाऊंगा तो ये छोटा सा एरिया आएगा। तो हर टाइम के साथ क्या हो रहा है, एरिया मेरी जो है वो चेंज होते जा रही है। लेट मी शो इट। ये देखो, ये एक छोटी सी एरिया, ये बड़ी वाली एरिया, ये कुछ टाइम बाद और थोड़ा सा छोटा एरिया, मतलब एरिया मेरा चेंज हो रहा है। ये सर्कल में भी होगा तो इलिप्स में भी होगा, है ना, सर्कल और इलिप्स दोनों में, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो कांस्टेंट नहीं है बिकॉज ऑफ दिस, राइट, क्योंकि हर पॉइंट पे रेडियस जो है वो चेंज होते जा रही है, हर पॉइंट पे जो उसका आर्क है, आर्क लेंथ है, वो भी चेंज होता जा रहा है। ओके, सो सर्कल और इलिप्स में ये कांस्टेंट नहीं होगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये कांस्टेंट होगा। क्या, ईएमएफ। सो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है, विल नॉट रिमेन कांस्टेंट पूछा गया है। सो द रेक्टेंगल, सर्कल एंड इलिप्टिकल लूप, द सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आई बात कि कितनी आसानी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या करना है हमें, देखो यहां से इस इक्वेशन से, ईएमएफ से हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एरिया अगर कांस्टेंट है तो ईएमएफ कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट नहीं है तो ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा। एरिया किसकी कांस्टेंट नहीं होगी अगर कंटिन्यूअसली निकालेंगे तो वो हमारी सर्कल और इलिप्स के केस में ऐसा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एक ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू it is shown in the figure as a function of time. The magnitude of the change in flux through the coil in Weber will be. तो फ्लक्स की मैग्नीट्यूड पूछी गई है, यानी कि हमसे पूछा क्या गया है, चेंज इन फ्लक्स, इसका मैग्नीट्यूड। ये क्या होती है, माइनस ई डेल्टा फाई। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा फाई डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल्स टू ईएमएफ हम लिखते हैं, और सिंपली इसे हम मैं लिखूं तो ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई डेल्टा टी, ठीक है। चेंज को हम इसमें से दिखा रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ईएमएफ एक्चुअल में क्या है, ये तो वोल्ट ही है ना, ईएमएफ क्या है, वोल्ट है। सो करंट और टाइम के बीच का ग्राफ दिया गया है। ओके, तो अगर मैं इसे करंट का टर्म्स में चेंज करूं तो कैसे लिख सकता हूं, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ की मदद से मैं I डॉट R लिखूंगा, ईएमएफ को। I इज द करंट और R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, दैट इज कमिंग एज, अच्छा यहाँ पे मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं डेल्टा फाई डेल्टा टी लिखूंगा। ओके, क्योंकि हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन फ्लक्स। अब I क्या होती है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी में लिख सकता हूं, चार्ज अपॉन टाइम, रेजिस्टेंस डेल्टा फाई डेल्टा टी, डेल्टा टी विल कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई आर, है ना, ये हमारे पास बचा। हमें निकालने क्या, हमें डेल्टा फाई निकालनी, यानी कि डेल्टा फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू इंटू आर आ जाएगा। ओके, अब डेल्टा क्यू मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं इस कर्व की एरिया अंडर दिस कर्व निकालूं तो ये मुझे क्या देगी, एरिया अंडर द कर्व अगर निकालूं तो ये मुझे क्या देगी, ये मुझे चार्ज देगी। कैसे, देखो है ना, एरिया अगर निकालूं इसकी तो एरिया अंडर आई टी कर्व क्या होता है, हाफ बेस
0.1 इंटू हाइट दैट इज 4, 0.2 आ गया, है ना, 0.2 आ गया। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में हमारी क्या है, चेंज इन चार्ज है। और डेल्टा क्यू हम बोल सकते हैं इसको। कैसे, देखो, हाफ बेस, बेस में क्या है, टाइम है हमारा, ओके, और हाइट में क्या है हमारा, करंट है, यानी कि एम्पेयर। आई क्यू बाई टी, यूनिट से खेलो इसमें। आई की यूनिट होती है एम्पेयर, करंट की यूनिट होती है, करंट की यूनिट सपोज हमें पता नहीं है, टी की यूनिट होती है सेकेंड, ओके, तो यहां पे सेकेंड है ना टाइम। देखो अब तो क्यू की यूनिट क्या होगी, एम्पेयर सेकेंड लिख सकते हैं, तो सेम यहां पे आ रहा है, एम्पेयर सेकेंड आ रहा है। यूनिट यूनिट मैच किया तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज चार्ज। तो 0.2 हमारी क्या आ जाएगी, चार्ज आ जाएगी। पुट कर देंगे वैल्यू में, तो 0.2 इंटू रेजिस्टेंस कितनी दी गई है, 10 ओम, तो कितना फ्लक्स का चेंज हो रहा है, 2। सो ऑप्शन 2 वेबर, वेबर में है ना, तो वेबर पहले से यहां पे दिया हुआ है, देखो इन वेबर, सो 2 वेबर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं जो कि नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।